हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर एक हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो अभी हमने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के, और अब तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस तीसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आगे तक काफ़ी इसमें पढ़ेंगे। और देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम इसमें पूरे चैप्टर के अंदर समझेंगे। अब आज के बाद जो भी आगे के कुछ वीडियो रहेंगी तो इस चैप्टर पे रहेंगी सारी। तो आज जो हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है वो सबसे जो बेसिक चीज़ इसकी है चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और कूलॉम्स लॉ होता है वो होता क्या है वास्तव में। और इसी पे हमारी पूरा जो चैप्टर है वो आधारित है। तो समझते हैं आज इसका थोड़ा सा हम एक तरीके से ABCD जो चैप्टर की है वो हम सीखते हैं। और जो सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि जो हमारे कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सभी चीज़ें मिलकर बनी होती है, हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते रहते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में वहाँ पर रहते हैं। अब देखते हैं कि जो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे हम बाद में उस पर देखेंगे। तो चार्ज इससे हम उसको जोड़ेंगे, चार्ज क्या होता है वास्तव में। तो देखते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो मुख्य रूप से होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन जो है वो जो हम जो जनरली जिनको ज़्यादा पढ़ते हैं वो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन सभी की खोज रदरफोर्ड, चैडविक और बाकी सब और लोगों ने इसमें काम किया है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पर इनकी बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, मास जो उनका द्रव्यमान होता है, वो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है। और जो प्रोटॉन का मास है 1.672 × 10⁻27 kg होता है, जबकि न्यूट्रॉन का मास 1.675 × 10⁻27 kg होता है। यानी कि हम इन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल के अगर मास के आधार पर अगर कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का है इन तीनों में, और जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज़्यादा अंतर नहीं है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है इन प्रोटॉन से, लेकिन सबसे जो हल्का इन तीन में एलिमेंट्री पार्टिकल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। और क्या इसके बारे में अध्ययन किया गया है, क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल में हम देखते हैं मास है, तो मास के होने की वजह से एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासों के अंदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास की वजह से होता है। और देखा गया है कि जब दो पार्टिकल के बीच में, या हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगता है उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और m1 और m2 दो इलेक्ट्रॉन हैं, और r जो है उन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने लिया हुआ है। तो सेपरेशन को मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब हम यहाँ पर इसके कैपिटल G की वैल्यू हमने पुट करी 6.67 × 10⁻11, और जो मास हमने पुट किया वो इलेक्ट्रॉन का पुट किया 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और क्योंकि m1 m2 है, दोनों ही मास एक जैसे, तो स्क्वायर हमने किया। जब हम इस कैलकुलेशन को हल करते हैं तो देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वास्तव में एक आकर्षण का होता है, अट्रैक्शन इसमें यहाँ पर होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो 5.5 × 10⁻67 न्यूटन का ये यहाँ से निकल के आता है। 10⁻67 है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अट्रैक्शन का तो यहाँ पर फोर्स है क्योंकि द्रव्यमान के कारण लग रहा है, लेकिन ये बहुत हल्का है। और एक यहाँ पर ये भी पाया जाता है कि एक फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में और काम करता है, और वो फोर्स रिपल्सन का होता है, जिसकी जो रिपल्सन यहाँ पर अगर है तो जिसकी वैल्यू 2.3 × 10⁻64 न्यूटन का होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो था क्योंकि मास की वजह से, लेकिन साथ ही देखा कि इनके बीच में तो एक और फोर्स काम करता है जो रिपल्सन का है, और वो रिपल्सन का फोर्स जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है जो निकल के आई है। अब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर इनके बीच में लग रहा था, इसको
इस एक्स्ट्रा फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया। इलेक्ट्रिक फोर्स, जो ये एक्स्ट्रा फोर्स था। अब देखते हैं यही चीज़ें अगर हम बात करें प्रोटॉन पे अगर हम आ जाएं, तो प्रोटॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा, क्योंकि मास अगर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। लेकिन यही इसी में जब देखा गया जो एक्स्ट्रा जो फोर्स था वो 2.3 × 10⁻⁻24, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स था रिपल्सन का, वो ही सेम एक्स्ट्रा फोर्स प्रोटॉन के बीच में भी पाया गया। तो अब न्यूट्रॉन पर आए। न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर काम करता है, क्योंकि मास की वजह से होता है, और क्योंकि मास सबके अलग अलग हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सब में अलग अलग होगा। और जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे थे अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, तो वो क्या है, क्योंकि अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशनल ही यहाँ पर है, और रिपल्सन यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर हम दूसरे जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देखा, लेकिन न्यूट्रॉन में ये वाला एक्स्ट्रा फोर्स नहीं मिला। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात अगर हम कर लें, यानी कि अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन में देखा, फिर प्रोटॉन में देखा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो अट्रैक्शन का जो एक्स्ट्रा जो फोर्स था वो 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन यहाँ पर था, और ये अट्रैक्शन का था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेम चार्ज थे तो भी वो एक्स्ट्रा फोर्स उतना ही है, और जब अलग अलग चार्ज हो गए तब भी वो एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो यही है। इस एक्स्ट्रा फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया। और जो चार्ज, और ये किसकी वजह से कहा गया, ये चार्ज की वजह से कहा गया। देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कुछ चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर भी चार्ज है। अब ये देखा जाता है, बाद में देखा गया कि जो प्रोटॉन पे चार्ज आता है वो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर माना गया, और इसका अपोजिट, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, और वो बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट भी थे प्रोटॉन के चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर जितना चार्ज प्रोटॉन पर था पॉजिटिव, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव होगा, और वो चार्ज की जो वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, और -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी होगा। तो ये चार्जेज यहाँ पर इन पर दोनों पे होते हैं। तो इसी चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कूलाम। कूलाम की डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं कि जो करंट, हमारे करंट के बेस पे दे सकते हैं। करंट बराबर क्या होता है यहाँ पर Q/T होता है, कि जो एक तरीके से चार्ज क्या है से हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा यहाँ से IT, यानी कि जो एक पर यूनिट जो करंट फ्लो होती है दैट इज़ इक्वल टू चार्ज। जो आवेश प्रवाह होता है वो करंट होता है, तो वहीं से इसकी डेफिनेशन भी दी जा सकती है, और यूनिट भी यहाँ से दी जाती है। यूनिट इसकी कूलाम होती है। तो ये चार्ज के बारे में हुआ कि ये हमारा एक तरीके से चार्ज होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों तरीके का हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, और एक तरीके से ये रिपल्सन का भी हो सकता है। और उसमें मास की वजह से भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर काम करता है। और देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो एक्स्ट्रा फोर्स की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है हमेशा। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, इस पर भी अगर कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से देखें तो बहुत यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनमें कौन ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि चार्ज की और प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी लाइट है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज को बोलते हैं कि जो प्रकाश हमारे तक पहुंचता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में या बंडलों के रूप में हमारे पहुंचता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो भी जो n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो n × E होगा। n यहाँ पर एक नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसी के टर्म में होगा 1 2 3 4 5 चार्ज इस तरह से होंगे। तो ये n का इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पर ये होता है चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर ये कहलाता है। इसके साथ ही चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इज़ कंजर्व्ड। ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी भी है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक जगह से उसको दूसरी जगह तक शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम पे चले जाते हैं, या वहाँ से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, लेकिन उस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो उतना ही वहाँ पर बना रहता है। दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आते हैं चार्ज के संबंध में कूलॉम्स लॉ यहाँ पर दिया गया था, और कहा गया है
कि देखते हैं कि जो अगर दो चार्ज Q1 और Q2 किसी एक r डिस्टेंस पे अगर उनको रख दिया जाए तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो रिपल्सन है वो इन चार्ज के जो फोर्स यहाँ पर ये है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो चार्ज हैं उनके दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पर निकल के आएगा और इस कांस्टेंट को हमने K नाम दिया है और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म इसकी जो होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन के टर्म में अगर इसको लिखें तो Q1 Q2 अपॉन यहाँ R क्यूब करेंगे और यहाँ पर R वेक्टर R यहाँ पर लिखेंगे। तो ये यहाँ पर एक तरीके से K एक कांस्टेंट है और जो K की जो वैल्यू यहाँ पर होती है, जो K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो निकल के आती है 8.9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और जो K होता है, K की जो वैल्यू होती है, K कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर, जो K यहाँ पर होगा दिस इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। और इस K की वैल्यू 8.9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम यहाँ पर होती है। और साथ ही जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पर फ्री स्पेस मतलब अगर ये दो चार्ज यहाँ पर एक ऐसे एयर में रखे हैं, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, निर्वात है, अगर ये दो चार्ज किसी माध्यम में रख दिया जाए तब जो फोर्स लगेगा वो कुछ अलग होगा, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है और जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो 8.8 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर का यहाँ से निकल के आता है। तो ये एक तरीके से कूलम्स लॉ है चार्जेस के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन जो होगी उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो ये लाइन है उसी के अलोंग होगी। तो ये आज छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर के शुरू करने के लिए दिया है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और आशा है कि आप लोगों के लिए और कुछ अच्छी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाए। और अगर कोई भी चीज़ें इसमें ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर नहीं होती है या और इसमें कुछ वीडियो मॉडिफिकेशन हमें करना है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे इसमें बताइए, तो आने वाली अगली वीडियो में और उसको सुधार किया जा सकता है और अच्छे से आप लोगों को और जो यहाँ पर जो भी डिस्कस करते हैं चीज़ें उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।